उड़ीसा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी में 46 साल बाद रत्न भंडार खोला गया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। 12वीं शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। पिछले 46 सालों से मंदिर का रत्न भंडार नहीं खुला था, जिसे अब खोला गया है। कहा जाता है कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। ऐसी मान्यता है कि कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को आभूषण चढ़ाए थे। उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। अधिकारियों ने बताया कि आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह की मरम्मत करने के लिए रत्न भंडार को खोला गया है। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के 6 भारी संदूक मंगाए। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। इन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया। रत्न भंडार को खोलते समय 11 लोग मौजूद थे, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक भी शामिल थे। इस दौरान मंदिर के बाहर हाई लेवल की सिक्योरिटी भी थी। मंदिर प्रबंधन समिति ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार साल 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। साल 1978 के बाद से मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार का भी मुद्दा उठा था। बीजेपी ने वादा किया था कि ओडिशा में सरकार बनती है तो खजाना खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हक प्राप्त करने का संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया उसमें अधिकार है। उस अधिकार को वो कैसे समाप्त कर सकते हैं? यही तो हम कहना चाह रहे थे कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये अपने आरएसएस के संविधान को मानते हैं और इसीलिए ये दिक्कत आई है कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जनता ने इनको नकार दिया। आने वाले समय में राजस्थान में 5 उपचुनाव हैं, इनको फिर नकारेंगे। अभी इंडिया गठबंधन ने जो 13 उपचुनाव थे पूरे देश में, उसमें इनको नकारने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की बयानबाजी करके और ये माहौल को पूरे देश में खराब करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। संविधान को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, संविधान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए ये जो मंत्री जी का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब लोग इनकी निंदा करते हैं। सुन रहे थे जहां पर 16वीं विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, वहां प्रेस को संबोधित करते हुए ने संविधान को लेकर एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की कोशिश की। चलिए सीधे अब खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। दरअसल केरन सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से सेना ने हथियार भी बरामद किया है। सेना की तरफ से बयान भी सामने आया जिसमें बताया गया कि अभी भी इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जहां पर घुसपैठियों ने घुसने की कोशिश तो की, लेकिन उनके मंशे को नेस्तनाबूद करते हुए जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया। 3 आतंकी मौत के घाट उतारे गए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस तरह से आपने देखा कि पिछले 1 महीने में कई जगह पर हमला किया गया। पहली बार तो ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। यात्रियों से भरी बस पर हमला किया गया था जिसमें यात्री
यात्रियों की मौत हुई थी, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जो बदमाश हैं, जो आतंकी हैं, वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। जरूर किसी मंशा से वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मंशा अपनी पूरी कर पाते उससे पहले ही जानकारी जैसे लगी हमारे जवानों को, क्योंकि सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है, वैसे ही उनके मंशे को नस्तनाबूद करते हुए उन्हें ढेर कर दिया गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। और कश्मीर में पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई की हर साजिश अब बेनकाब हो रही है। जैसे ही आईएसआई साजिश की प्लानिंग करता है, उसकी भनक भारतीय सुरक्षा बलों को लग जाती है। भारतीय सुरक्षा बल मिनटों में आईएसआई की सालों की मेहनत या फिर यूं कहें कि साजिश को बर्बाद कर देती है। आईएसआई एक ऐसी ही साजिश का खुलासा एक बार फिर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब। जम्मू कश्मीर में आतंक और आतंकी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। सुरक्षा बल हर तरफ मुस्तैद हैं। भटके हुए युवाओं की घर वापसी हो रही है। धारा 370 हटते ही सुरक्षा बल अपने हर ऑपरेशन में आतंकियों का नामो निशान मिटाते जा रहे हैं। आतंकियों का OWG यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स से संपर्क टूटता जा रहा है। आतंकी अपने हर मंसूबे में फेल हो रहे हैं। और ये सब देखकर आईएसआई के कलेजे पर सांप लौट रहा है। इसीलिए आईएसआई ने अब एक नया प्लान बनाया है जम्मू कश्मीर में। लेकिन इससे पहले कि आईएसआई अपने प्लान को एक्टिवेट कर पाता, भारतीय सुरक्षा बलों को इसकी भनक लग गई। आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2, आतंकी नंबर 3। आईएसआई के पाले पोसे हुए ये वो आतंकी हैं जो भारत की सरजमी पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की ख्वाहिश पाले हुए हैं। और इन सब में इनकी मदद कर रही है आईएसआई। पाकिस्तान के जम्मू संभाग में हालात खराब करने की नई साजिश के तहत अब उन आतंकियों को आईएसआई एक्टिव कर रहा है जो 90 के दशक में जम्मू कश्मीर से सीमा पार कर आतंकी बनने गए और वहीं बस गए। अब उन्हीं आतंकियों को एक बार फिर आईएसआई जम्मू कश्मीर में वापस भेजने की कोशिश में है। इस प्लान के मुताबिक 90 के दशक से जो आतंकी कमांडर पीओके में रह रहे हैं, उनको चुना गया है ताकि वो जम्मू कश्मीर में आकर एक बार फिर युवाओं को बरगलाएं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ग्राफ बिल्कुल गिर चुका है और अगर ये कहें कि घाटी में जो आतंकी बचे भी हैं वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। घाटी में आतंकवाद और आतंकवादियों की सुरक्षा बलों ने कमर तोड़कर रख दी है और अब जो नई घुसपैठ कर आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनका संपर्क लोकल युवाओं से नहीं हो पा रहा है। आतंकियों को स्थानीय सपोर्ट न मिलने की वजह से आतंकी पकड़े जा रहे हैं या सुरक्षा बलों का निशाना बन रहे हैं। अभी हाल ही में आतंकवाद पर नकेल कसते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 से ज्यादा युवाओं की घर वापसी कराई है, जिनका शुक्रिया उन बरगलाए और आतंक की राह पर चलने का फैसला करने वाले युवाओं के माता पिता ने भी किया। यही वजह है कि ये पुराने आतंकी जो इस वक्त पीओके में हैं और वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको यहाँ वापस भेजे जाने की कोशिश है और युवाओं के साथ इन आतंकियों का संपर्क बन सके ताकि युवा आतंक की राह पर फिर से चल पड़े। हालांकि अमीन भट्ट ने पहले से ही सोशल मीडिया और कई तरह के ऐप्स का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर में रह रहे युवाओं को बरगलाने का काम किया है और वो वही युवा हैं जो आज OWG बनकर आतंकियों के साथ उनका गाइड बनकर काम कर रहे हैं और उनको जंगलों के जरिए लोकेशन बदलने में भी उनकी मदद कर रहे हैं। डोडा, किश्तवाड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आईएसआई ने पहले से ही आतंकी मोहम्मद अमीन भट्ट को चुना है।
उधर अब बात नोएडा पुलिस की, जहां पर नोएडा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है और यह गैंग राजस्थान से जालसाजी के धंधे को ऑपरेट कर रहे थे। नोएडा के एक शख्स से इन आरोपियों ने 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। लोगों के कोरियर में ड्रग्स और जाली पासपोर्ट होने का दावा कर आरोपी ठगी की घटना को अंजाम देते थे। खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच, सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताकर 24 से 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखते थे। आरोपियों से पूछताछ में साइबर ठगी 72 घटनाओं की जानकारी मिली है और यहां तक कि आरोपियों ने ठगी का पैसा देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बैंकों के खातों में भेजा है। जयपुर से 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिससे डिजिटल अरेस्ट के कई मामले का खुलासा हुआ है। इनमें 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके मोबाइल के अवलोकन से हमें करीब 70-80 अकाउंट मिले हैं, जिसमें 60-65 अकाउंट ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि कई स्टेट से जिनका संबंध है। और इस संबंध में विशेष टीम गठित करके संबंधित राज्यों को और वहां पंजीकृत अभियोगों के विषय में बताया जा रहा है ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा सके। और अब खबर अलवर से है, जहां पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। जी हां, आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने अपने मोबाइल में सुमित कुमार नाम से फर्जी आईडी बना रखी है और उसकी आईडी कार्ड और आधार कार्ड गूगल फोटो से डाउनलोड किए गए हैं। यह लोगों को सोशल मीडिया पर पुराने सिक्के बेचकर लखपति और करोड़पति बनने का झांसा देते हैं। इनकी फेसबुक आईडी को जब चेक किया गया तो फेसबुक ओल्ड कॉइन वॉरियर्स कंपनी पूरे नाम की आईडी एक्टिवेट थी और फोटो को एडिट कर किसी भी नाम की व्यक्ति की फोटो लगा देते थे, जो इनके झांसे में आ जाता था। फोन पर बारकोड से पैसे मांगते थे। पुलिस आरोपियों से और भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। सायंकालीन गश्त व साइबर क्राइम की कार्रवाई अभियान हेतु रवाना हुए। गश्त करते हुए ठेकड़ा बस स्टैंड पर पहुंचे तो जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि 2 व्यक्ति बंजीर का रोड से ठेकड़ा से नंगड़ा बंजीर का जाने वाले रोड पर बैठे हुए हैं, जो फेसबुक आईडी पर फर्जी आईडी बनाकर